तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा देख लिया था, ठीक है। तो आज क्वेश्चन कराएंगे। किताब अगर है तो लाइए, दीजिए, एक एक करके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देखे जाएं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व कीजिएगा, सबको एक तरफ लेकर आइएगा, एक तरफ इज इक्वल टू 0 बचेगा, क्योंकि इक्वेशन का स्टैंडर्ड तरीका तो बताया था ना कि इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और दूसरी तरफ सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर स्क्वायर वाला टर्म बचेगा तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, अगर स्क्वायर वाला टर्म नहीं बचेगा तो क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ में आ रही बात? दो बातें बता रहा हूँ मैं। पहली चीज़, सबको एक तरफ लेकर आएंगे, एक तरफ 0 बचेगा। अब जब एक तरफ लेकर आइएगा तो उसका फॉर्मेट बनेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हो सकता है b ना हो, c ना हो, लेकिन a वाला होना चाहिए, यानी x² वाला टर्म होना चाहिए और वही हाईएस्ट होना चाहिए। ये भी मुमकिन है कि आपको पावर 3 और पावर 2 दोनों मिले तो भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्वाड्रेटिक? क्योंकि पावर हाईएस्ट 2 होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? तो बताइए इसमें कुछ सवाल बनाने वाला है क्या, या बनाया आपने? 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 8 पार्ट हैं। क्या कोई हम बनाकर चेक करें या आप बना लेंगे? इसमें कुछ है ऐसा जो आपको लग रहा है डाउटफुल? बोलिए। चलिए मैं जल्दी बोल ही देता हूँ। पहले में देखिएगा तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो x² आएगा, और दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो 2x है। स्क्वायर वाले के साथ कैंसिल आउट होता है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। समझ में आ रहा है? लॉजिकली ये है। इधर आते हैं, इधर x² है और इधर भी आप देखें तो x² नहीं है, RHS की तरफ -2 को मल्टीप्लाई किया गया है 3 - x से, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। तीसरे में आते हैं, यहाँ x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² हो जाएगा, और उधर भी अगर x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा। तीसरे वाले में देखिए LHS में भी स्क्वायर हो जाएगा, RHS में भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। चौथे में देखिए x को मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो क्या बनेगा 2x²। उधर देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा x²। तो एक तरफ है 2x², दूसरी तरफ है x², तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा बल्कि घटेगा, घटने के बाद x² बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक है। स्क्वायर दोनों तरफ है लेकिन अलग अलग वैल्यू है, एक तरफ है 2x², दूसरी तरफ है x², यानी ये कुल मिलाकर क्वाड्रेटिक है। पाँचवें पे आ जाइए, 2x में x से मल्टीप्लाई किया 2x², वैसे ही उधर देखेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², ये भी क्वाड्रेटिक है। छठे में आइए, यहाँ x² दिख रहा है और उधर अगर आप देखेंगे RHS की तरफ x - 2 का होल स्क्वायर है, यानी a - b का होल स्क्वायर, यहाँ भी x² आएगा, तो LHS में भी x², RHS में भी x², कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सातवां, यहाँ अगर आप गौर से देखें तो x + 2 का क्यूब दिया हुआ है, तो a + b का होल क्यूब में क्या होता है, a³ आता है, a³, तो x³ हो गया इधर, और उधर देखिएगा तो 2x में x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2x³। इधर x³ है और उधर है 2x³, यानी ओवरऑल x³ बचेगा, तो ये तो क्यूबिक हो गया ना बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। आठवें में आइए, इधर x का होल क्यूब है और इधर x - 2 का क्यूब है। इतना तो पता चल गया है कि RHS को जब एक्सपेंड कीजिएगा तो x³ आएगा, तो x³ तो कट जाएगा। फिर ये सोचना होगा आपको कि स्क्वायर वाला टर्म कटता है या बचता है। अगर स्क्वायर वाला बच गया तो क्वाड्रेटिक, अगर स्क्वायर वाला भी कट गया तो क्वाड्रेटिक नहीं। तो इसको सॉल्व करके आप देखिएगा। कोई बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रिप्रेजेंट करना है, और यकीन जानिए आपको रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि रिप्रेजेंट करने के बाद आपको सॉल्व भी करना है।
जहाँ जहाँ रिप्रेजेंट बोलेगा, लीनियर में भी ऐसे ही हमने किया था, रिप्रेजेंट बोल रहा था बट हम सॉल्व कर रहे थे, तो आपको बाकायदा सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? पहला पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया दिया हुआ है 528। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लेंथ है ना, वो ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा है। लेंथ इज मतलब लेंथ है, 1 मोर एक ज़्यादा, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें ज़रूरत है लेंथ और ब्रेथ निकालने की। तो हम क्या मानेंगे? हम ब्रेथ मान लेते हैं। बोलो, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ है x मीटर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में था इसलिए डायमेंशन हम मीटर में ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? एक ज़्यादा है ब्रेथ के 2 गुने से, ब्रेथ का 2 गुना करके एक जोड़ दो, ये तो है। तो एक तो रिलेशन ये था लेंथ और ब्रेथ में स्टेटमेंट के हिसाब से कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब क्या कह रहा है? एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग एरिया क्या लिखेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो यूनिट हटा दो, क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे मीटर स्क्वायर, इधर भी मीटर स्क्वायर। तो जनरली हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं मीटर स्क्वायर, खत्म हो गया। चलो वालो, लेंथ की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 + 2x। ब्रेथ की जगह पर क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 520। अब तो ये क्वार्टिक बन गया बेटा। 1 में x से मल्टीप्लाई करोगे x, 2x में x से करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 528। क्या करेंगे? अरेंज करो सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाले को, 2x स्क्वायर प्लस x, ये दोनों तो पॉजिटिव में ही था ना, तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। ये 528 को उठा के इधर ले आओ, माइनस 528 बराबर 0। हाँ या ना? अब आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा ना सॉल्व भी करना है, और सॉल्व करने में हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। वैसे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किताब के हिसाब से आपको यही तक लाकर ऐसा छोड़ दे रहा है, रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो, हम लोग ये कर रहे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ट्राई कर रहे हैं। वैसे तो आप इसको डी से निकाल सकते हैं ना भाई, डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके फिर अल्फा बीटा निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकल जाएगा। या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग से निकालिए। कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग में अगर आप डिवीजन लगाते हैं तो आप पहले 2 से डिवाइड कीजिएगा। अगले स्टेप पे आपको क्या करना है? b/2a का होल स्क्वायर। b कितना है? 1/2a, 2 × 2 4, 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। अगर मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और b/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों तरफ। समझ पा रहे हो? तो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड हो गया, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला, साथ में क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। मगर मैं पढ़ा रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। चेक करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है? a और c को मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करने लगते हैं कि a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। मैं कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं है, उसके बाद एलसीएम लेना है। तो जब हमको मालूम है कि ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई करके तब लेंगे एलसीएम, उससे अच्छा है सीधे मल्टीप्लाई का साइन लिखो। मल्टीप्लाई का साइन लिखोगे ना तो समझो 2 से 2 कट गया, 528। काहे ला हम 2 से मल्टीप्लाई करें उसके बाद उसको फिर से डिवाइड करें? हम सीधे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लिखते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो 528 आया। फिर सोचो आगे, और फिर 2 से होगा क्या? 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से होगा क्या? बोलो, फिर 2 से होगा क्या? 2 से चलता रहेगा ना, फिर 2 से होगा क्या? इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी करते तो यही आता,
इसीलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं कि 528 को 2 से करो भाई और बोलो जाकर खामखा 1056 और फिर करो उससे अच्छा है सीधा सीधी। अब देखो हमको मिडिल टर्म कितना लाना है भाई 1। तो अब सोचो ये अकेला 33 है तो ये 32 होना चाहिए या 34 होना चाहिए। 33 में 32 घटाओगे या 34 में से 33 घटाओगे तब एक आएगा। तो ये कितना आ रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी। तो इसका मतलब क्या हुआ मिडिल टर्म क्या आएगा बोलो ना 32 और 33। तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना खुद से आप, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। 33 तुम प्लस में लिखने वाले हो और 32 तुम माइनस में लिखने वाले हो, तब ना +1 आवेगा। मिडिल टर्म की वैल्यू लिखना सिखाया ना। अब सुनो क्या बोला था, साइन चेंज करेंगे और a से डिवाइड करेंगे तो एक आंसर ये आवेगा। इसका साइन चेंज करो और a से डिवाइड करो, कितना आ गया। ये किसका आंसर आ रहा है x का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होते हैं x का, x क्या था ब्रेथ था। क्या था तो बताओ मुझे, क्या ब्रेथ निगेटिव आ सकता है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर काउंट नहीं किया जाएगा। क्वाड्रेटिक में 2 आंसर आते हैं, आते भले 2 आंसर हैं लेकिन काउंट आपको करना है पॉजिटिव आंसर, क्योंकि लंबाई निकालनी है, लंबाई कभी निगेटिव में नहीं आ सकता। इसीलिए ये वाला आंसर नहीं काउंट करेंगे। करेक्ट आंसर इज 16। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी निकल कर आई बेटा 16। अब हम पीछे आंसर वैंसर नहीं मिलाएंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि अच्छा ब्रेथ का आंसर तो आ गया 16, मीटर में आया होगा, x की वैल्यू 16, बाकी मीटर लगा दो। अच्छा x की जगह पे 16 रखो, 16 दूनी 32 प्लस 1 33, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। हाँ भाई, तो ब्रेथ 16 है तो 16 का 2 गुना 32, उससे 1 ज़्यादा 33। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गया कि नहीं आ गया। तो बस एक ही स्टेटमेंट तो बचा है, एरिया 528। तो भाई इनको मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट देखो 6 तिया 18, 528 आ जाएगा। बाकी तो मल्टीप्लाई करके देखने की चीज़ है। बाकी तो आप मल्टीप्लाई करो, 16 तिया 48, 16 तिया 48 को 2 बार लिख दे, 8 8 4 12, 528। सही बात है, 16 को 33 से करोगे 528 आएगा। यानी लेंथ और ब्रेथ आपने निकाल लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए 528 आ रहा है। यानी स्टेटमेंट सारा वेरीफाइड हो रहा है। स्टेटमेंट यही था कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 है और ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है लेंथ। तो सही बात है भाई, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है लेंथ और मल्टीप्लाई करके एरिया 528 आ रहा है। करेक्ट आंसर। तो जिस मेथड से ही बनाओगे सही होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड ट्राई कर लेना है, उससे आंसर निकाल लेना है। बाकी आप बनाइएगा पूरा, बनाने का पूरा तरीका तो मालूम ही है ना कैसे बनाएंगे। फैक्टर वैक्टर लेकर 2x², यहाँ पर रखेंगे 33x, यहाँ रखेंगे 32x, यहाँ रखेंगे -528 बराबर 0। इसमें से निकलेगा कॉमन, x निकलेगा कॉमन यहाँ पर। 2 और 33 नंबर कट नहीं रहे हैं, x कॉमन निकाल लीजिएगा, बाकी काम कर लीजिएगा। ठीक है, बस पहला सवाल है इसलिए बता दे रहा हूँ मैं, वैसे सब कुछ बता चुके हैं। और मैंने पहले ही बोला है, जहाँ जहाँ आपको क्वाड्रेटिक दिखे आपके पास टाइम इनफ है, आप 4-5 मेथड से बनाइए। 4-5 मेथड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 2 हो गया है, डिवीज़न वाला भी मल्टीप्लिकेशन वाला। प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल लगाइए और फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए, जिसको ही मैं बोल रहा हूँ। ये फैक्टराइजेशन है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। क्या होगा भाई, इनमें से कॉमन क्या निकलेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा 2x + 33। देखो जो ब्रैकेट में यहाँ बचता है इधर भी ब्रैकेट में वही बचना ही बचना है 100%, यानी ब्रैकेट रिपीट होगा। तो अब बताओ यहाँ पर से आपने क्या निकाल लिया 2x। सोचो यहाँ से 2x निकाल लोगे तो यहाँ पे -16 बचेगा। अब बात सही है, -16 × 2x -32x, -16 + 33 मल्टीप्लाई होकर -16 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 528 आएगा। अभी किया था 16 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 528 आएगा। अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट रिपीट हुआ है तो कॉमन निकलेगा। इसीलिए तो बोला है ब्रैकेट रिपीट होना चाहिए, ताकि ब्रैकेट को बाद में आप क्या करेंगे
फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने का मतलब कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 16। यार सीधी सी बात है, ये फैक्टर जब 0 होगा तो x का वैल्यू 16, और जब ये 0 होगा तो माइनस 33/2। x ब्रेथ था, निगेटिव में नहीं आता, इसलिए आपने 16 वाला आंसर कंसीडर किया। समझ पाए ना समझ पाए? अरे हाँ ना बोलना भाई, क्लियर? अच्छा माइनस, अब थोड़ा सा और आगे बात कर ले, ये तो हमने कर लिया, चलो भाई। x की 2 वैल्यू आई थी ना, एक वैल्यू 16 आई थी और दूसरी वैल्यू कितनी आई थी, -33/, पॉइंट में सोचते हैं निकाल कर कितना आ रहा बता तो। -33/2 को क्या लिखेंगे, 16.5, 16.5, कोई दिक्कत? 33 डिवाइड बाई 2 को लिख सकते हैं क्या? तो एक वैल्यू अल्फा मान, दूसरा वैल्यू क्या मानेगा, बीटा। इन दोनों का सम कितना है? अरे या 1/2, आधा को लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2, कोई दिक्कत? इस इक्वेशन से -b/a निकालो, -b/a निकालो तो जरा कितना आ रहा है, माइनस b कितना है, a कितना है, तो सम ऑफ रूट -b/a। अल्फा जो आया, बीटा जो आया, उनका आप सम भी सोच लो, सम करने पर आ रहा है -12। तो इक्वेशन से भी पता चल रहा है -b/a की वैल्यू हाफ होगा। अच्छा प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? मैं ऐसे करता हूँ, इसको अब मैं पॉइंट में ना रखता हूँ, 33/2 करता हूँ, क्योंकि मैंने 16 और 33 को मल्टीप्लाई किया था तो 528 आया था। कितना आया था? और यहाँ प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, और नीचे 2 है ही। अभी हम काट नहीं रहे हैं, बस सही बोल रहे हैं, -528/2, हालांकि कटेगा, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू तकरीबन ये आई। c/a निकालो, c -528 डिवाइड बाई a यानी 2। तो इक्वेशन से जो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की वैल्यू c/a और सम ऑफ रूट -b/a आ रहा है, वो सब जो पढ़ाया गया है पहले, वो सब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इसका ग्राफ कैसे सोचेंगे? अभी कुछ नहीं करना, उतारना, बस सब समझो। ये 0, क्या a की वैल्यू 2 थी? 2 बोले तो पॉजिटिव थी, पॉजिटिव थी तो ग्राफ का मुंह ऊपर होगा। एक वैल्यू कितना आया है, -16.5, दूसरी वैल्यू कितनी आई है, 16। क्या ग्राफ ऐसे आएगा जिसमें ये दूरी थोड़ा सा ज़्यादा है? अगर -16 होता और ये +16 होता तब तो बेटा b इसमें 0 आना था। b की वैल्यू 1 आई है यहाँ, इस इक्वेशन में b की वैल्यू 1 थी। समझ पा रहे हो ना? जो लिखा था मैंने 2x² + x -528, अगर 0 होता b तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, सिमेट्रिक ग्राफ। यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये सारे 16 है और ये 16 है, दोनों 16 होते हैं, -16 + 16, तब सम की वैल्यू 0 आती। यहाँ सम की वैल्यू -1/2 आ रही थी, तो ये निगेटिव वाला बेटा बड़ा है, बोलो, और ये पॉजिटिव वाला, समझ में आ रहा है? तो एक लास्ट बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ए की वैल्यू तो तुमको इस ग्राफ से समझ में आ रहा है पॉजिटिव है, और इक्वेशन में भी पॉजिटिव था। बी और सी का साइन सोचते हैं, बी हालांकि पॉजिटिव आया, सी निगेटिव आया है। -528 था सी, यानी सी की वैल्यू निगेटिव में थी, और बी की वैल्यू +1 थी। तो हमने जो पढ़ा है अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा की वैल्यू मान लो निगेटिव है और बीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी ओवरऑल निगेटिव आ रहा है, और ए पॉजिटिव है बेटा। तो क्या ये माइनस माइनस कट गया? तो बी का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव, b > 0, और सही है, b का साइन पॉजिटिव आ रहा था। चल प्रोडक्ट से सोचते हैं, c/a, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अच्छा एक वैल्यू निगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेगा हमेशा निगेटिव आएगा। c पता करना है, a की वैल्यू पॉजिटिव है यार, c निगेटिव। यानी हम क्या कर रहे हैं, अभी से पहले तक इक्वेशन देते नहीं थे, अब हमारे पास चूंकि इक्वेशन आ गया तो हमने जितना पीछे पढ़ा है उन सबको हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं कि यार यही सब चीज़ तो पढ़ा था,
और देख मिला ले, टैली कर ले, सब वही सब साइन आ रहा है, सब कुछ टैली हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ग्राफ बनाना भी सीख रहे हैं, बोलो हाँ कि ना? ना। जब हम रिवीजन पर आवेंगे, जब हम रिवीजन भी कराते हैं, लेकिन आपको मैं एक होमवर्क पहले से दे रहा हूं, या रिवीजन से पहले मुझे बता दीजिएगा। हम नहीं बताएंगे, हम तो रिवीजन जब कराएंगे तब बताएंगे। आप चाहें तो रिवीजन से पहले मुझे ढूंढ ढांड कर, पढ़कर, लॉजिक लगाकर जवाब दे सकते हैं, या फिर रिवीजन के वक्त सीखिएगा। सवाल पहले बता देता हूं मैं, क्योंकि टाइम आपके पास है। सवाल क्या है? इसका ग्राफ आया था -16.16। किसी का भी ग्राफ आएगा, ये जब भी कभी 2 पॉइंट पे काटेगा, जब भी कभी y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको ये जवाब देना है कि y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। भाई ग्राफ तो हम ऐसे भी खींच सकते थे। भाई इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज हुई, y कितना नीचे आ रहा है, हम तो ऐसे भी खींच सकते थे ग्राफ। समझ पा रहे हो? हालांकि इक्वेशन में y नहीं है, इक्वेशन में खाली x है। इसीलिए मैंने कहा मैं रिवीजन में पढ़ाऊंगा कुछ चीजें जो थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें होंगी। हालांकि ये भी अच्छा खासा एडवांस लेवल की चीज पढ़ा रहा हूं, लेकिन ठीक है, और थोड़ा डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले मिनिमम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो आपके लिए एक तरह से जब तक रिवीजन क्लास नहीं होता है तब तक के लिए होमवर्क है, तब तक इनफ टाइम है आपके पास। आप ढूंढिए, पता कीजिए, जानिए कि आखिर हमें किसी भी इक्वेशन से ये कैसे पता चलता है कि कहाँ पर काटेगा, y की वैल्यू क्या हो सकती है। x की वैल्यू तो हमें समझ में आ जाता है, अल्फा बीटा निकालेंगे, ग्राफ खींच लेंगे, बट वो y के किस पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। और वो कैसे निकलता है, और फिर उसको हम लोग जहाँ जहाँ ग्राफ बनावेंगे वहाँ वहाँ अप्लाई करके देखेंगे कि y की वैल्यू वो कौन सी होगी जिस पर वो कटेगा। इवन कि एक वैल्यू वाले पर भी y कटता है, ऐसी बात नहीं, एक वाले वैल्यू पर भी y कटता है। यहाँ पर है तो ये y कट रहा है, ऐसे भी कट सकता था ग्राफ। तो आपको पता लगाना है कि वहाँ ये y की वैल्यू कौन सी है, कैसे पता चलेगा, कब पॉजिटिव होगी y, कब निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो कितनी पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी तो कितनी होगी। हालांकि इक्वेशन में y नहीं है, इसीलिए तो सवाल बहुत अच्छा है ये कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो खाली x वेरिएबल देता है, लेकिन ग्राफ पर y भी आता है। तो y का वो कौन सा पॉइंट होगा जो कटेगा, या अगर नहीं कटेगा तो कैसे पता चलेगा कि नहीं कटा, कटा तो कहाँ पर कटा। समझ पा रहे हो? तो ये सवाल है आपके लिए, जब जवाब मिल जाएगा तब मुझे बताइएगा, वरना ढूंढते रहिए, पता करते रहिए, नहीं तो फिर वेट कीजिए मेरे रिवीजन क्लास का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दूसरा पार्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब क्या हुआ, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है पॉजिटिव, तो इसका मतलब अगर निगेटिव आंसर आएगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, तुम खुद से मान लेना कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, अनदर पॉजिटिव इंटीजर इज x+1। अगर वो बोलता पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझ रहे हो ना क्या, नेचुरल नंबर। इंटीजर 3 तरह का होता है, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और न्यूट्रल। निगेटिव इंटीजर ये सब होते हैं, -1, -2, -3, -4। न्यूट्रल ये होता है, पॉजिटिव इंटीजर ये होता है। तो नेचुरल नंबर है बेटा, नेचुरल नंबर में 2 लगातार नंबर के गैप 1 होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर। तो 2 लगातार नेचुरल नंबर, एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x+1। अगर यही बोलता 2 लगातार इवन नंबर, तो फर्स्ट नंबर इज x, अनदर नंबर इज x+2, क्योंकि इवन में गैप 2-2 का होता है। अगर बोलता 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, तो एक नंबर x होता, दूसरा x+2 होता। इवन में भी 2 का गैप, ऑड में भी 2 का गैप। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x
एंड द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है 306। 306 तो भैया एक x है, दूसरा x प्लस 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 306। इक्वेशन बना ले भाई, इक्वेशन बना ले, बता x इंटू एक्स का होगा एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 का होगा x, इसको उठाकर इधर लिया का हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोच लेते हैं, सोच लें, अरे बोलो 2 से 3 से फिर 3 से 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये है 18, ये है 17, बीच में 1 लाना था, बीच में 1 लाना था। तो ज़रा देखिए क्या हम लोग लिखेंगे, प्लस 18 माइनस 17, x है, x नहीं लिख रहा हूँ मैं, यही मिडिल टर्म है, यही मिडिल टर्म है, प्लस 18x माइनस 17x, x नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझावेला, 1x आ गया, मिडिल टर्म का साइन चेंज कर, माइनस 18, ये वाला तो आंसर पहले ही नहीं होगा क्योंकि निगेटिव इंटीजर आ गया। ये कितना हो गया बेटा, a तो 1 है इसलिए 1 से डिवाइड करोगे तो बात वही रहेगी। कुल मिलाकर बात क्या हो गया, द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 17 और नेक्स्ट क्या होगा 18, क्योंकि आपने x और x प्लस 1 माना है। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, तो 18 और 17 आंसर आवेगा। पहला नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर 17 है और दूसरा 18 है, 8 सते 56, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे होगा 17 और 18 का मल्टीप्लाई आएगा 306, करके देख ले, समझ पा रहा ना, समझ पा रहा है। इसका भी ग्राफ तकरीबन वैसे ही आवेगा क्योंकि आंसर आया है -18, x की वैल्यू है ना, -18 प्लस 17, यानी निगेटिव बड़ा होगा पॉजिटिव छोटा होगा, इसीलिए तो b पॉजिटिव आवेगा, c निगेटिव आवेगा। इससे पहले वाला जैसा ग्राफ हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही, समझ पा रहा ना, समझ पा रहा है। और a की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ। तीसरा सवाल, एज टाइप क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। सोचो ना, अगर हमने रोहन की एज x मानी तो उसके मदर की एज हमें माननी पड़ेगी x प्लस 26। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, सिंपल सा बात है। आगे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब आज नहीं, आज अगर प्रोडक्ट होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, कह रहा है 3 साल बाद। तो सोचो रोहन आज x 3 साल बाद के साल का होगा, ये है रोहन की उम्र आज से 3 साल बाद। अच्छा, उसके माँ की उम्र आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, अरे 3 जोड़ देंगे यार। आज रोहन की एज है x और आज उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो ये प्रेजेंट एज है। और वैसे भी मैंने कहा था एज वाले में आपको प्रेजेंट मानना है ताकि प्रेजेंट से पास जाने में और प्रेजेंट से फ्यूचर जाने में आसानी होती है। तो लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है द रोहन्स मदर इज का मतलब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। आपको लैंग्वेज टेंस भी पहचानना होगा, इज, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, ये सब किस टेंस में आते हैं। तो इज आता है, एम आता है, आर आता है प्रेजेंट में भाई। वाज, वेयर रहता तो बात होती पास्ट की और विल, शैल रहता तो फ्यूचर की। तो खैर, तो आज रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, तो हमने आज रोहन की उम्र x मानी और उसके मदर की एज x प्लस 26 हो गई। 3 साल बाद 3 जोड़ दिया इसमें, 3 जोड़ दिया इसमें, इनका प्रोडक्ट कितना हो रहा है 360। क्वेश्चन बन जाएगा, x में x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर, x में 29 से मल्टीप्लाई 29x, फिर 3 में x से मल्टीप्लाई 3x, 29 और 3 32x, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 तिया
27, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87 इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा -293। ये आ रहा क्या? 60 घटा देंगे सर, 83 आ रहा है हैं, 273 आ रहा है। अच्छा 60 घटाओ 27 बचेगा, हाँ 27 घटाएंगे, ठीक है 273 आ रहा है, 273। मिडिल टर्म आपका 32 आना चाहिए। मिडिल टर्म कितना आना चाहिए? तो अब देखो ए और सी को मल्टीप्लाई करो, ए तो 1 है, सी 273 है, तो 273 को जब आप करोगे ना तो 3 से कट रहा है। बोलो बोलो 91 कटता है क्या किसी से? 13 के बारे में, 13 के पहाड़ा में 13 7 91, तो 7 को 13 से कर या 13 को 7 से कर। दिस ऑल आर प्राइम नंबर 3 7 13। अब सुन 7 तिया 21 और ये कितना है 13, ये 32 नहीं आवेगा, 32 लाना है। तो सुनो 13 तिया 39, 39 और 7 39 एंड 7, तो यहाँ प्लस में है तो प्लस 39 माइनस 7, ये है मिडिल टर्म हमारा। बोलियो तो क्या मैंने कहा था, साइन चेंज करेंगे। तो यार ये प्लस वाला तो माइनस हो गया और ए से डिवाइड करेंगे, ए तो 1 है, निगेटिव में एक्स की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि एक्स रोहन की एज है, पॉजिटिव में आवेगा। तो रोहन की उम्र कितनी आ गई आज? 7 साल। एक्स की वैल्यू आई ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 7, तो रोहन की उम्र कितनी है 7 साल। तो इसकी माँ की उम्र कितनी होगी 7 + 26 कितनी हो गई? माँ की उम्र 33, बेटा की उम्र 7, ये प्रेजेंट एज है बेटा। 3 साल बाद ई हो गए हैं 10 साल के, ई हो गई है 36 की, दोनों का प्रोडक्ट 360। सही बात, देख ले। आज रोहन 7, माँ 33, 26 साल बड़ी। 3 साल बाद 7 साल वाला हो जाएगा 10 साल का, 33 साल वाली हो जाएगी 36 साल की। 36 और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 आ जाएगा। तो मैं सारे क्वेश्चन को तकरीबन बना दे रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। आप घर पे जाकर इस क्वेश्चन के, चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है चौथा। क्या बोल रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड से तय की जा रही है। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा दूं तो इसको जाने में 3 घंटा ज़्यादा का वक्त लगेगा। तो मुझे निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन। कितना स्पीड घटाना है? 8। टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटा। लीजिए पकड़िए। क्या इसको हम कंपेयर टाइम वाले से बना सकते हैं? मैंने पढ़ाया था ना 3 घंटा ज़्यादा लगे 3 घंटा कम लगे, तो पहले कंपेयर वाले से बनाते हैं, उसके बाद हम जनरल तरीके से ही बना देंगे इसको। तो देखो क्या बोला था मैंने, जो कंपेयर टाइम है वो यहाँ है, 3 घंटा अधिक लगे या 3 घंटा कम लगे। कंपेयर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, पहले स्लो स्पीड फिर माइनस डिस्टेंस फास्ट स्पीड। लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया है मैंने, वर्ड टाइप के क्वेश्चन लीनियर और क्वाड्रेटिक में एकदम सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते थे? स्लो स्पीड। तो बोलो क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो कह रहा था कि पहले किसी खास स्पीड से जा रहा है, उसके बाद उसने स्पीड कम कर लिया है। कितना? 8 किलोमीटर। तो 2 स्पीड है, एक है एक्स और दूसरी है एक्स माइनस। तो यार स्लो तो ये ना हो गया, पहले स्पीड एक्स थी, फिर वो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी कम कर लेता है, तो कम स्पीड करने पर टाइम ज़्यादा लगता है, तो 3 घंटा उसको अधिक टाइम लगा। खैर, तो कंपेयर टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड माइनस डिस्टेंस बाई
स्पीड। क्या हम यहाँ से 480 कॉमन लेकर इधर डिवाइड में लिख दें? बताया था ये वाला बात। सोचो यहाँ से 480 निकालो कॉमन तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ 1 बचेगा, 480 मल्टीप्लाई में होगा, बाकी सब ब्रैकेट में होंगे। ये 480 इधर आके डिवाइड हो जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करो। यहाँ है 1 डिवाइड बाई 160 इज इक्वल टू, क्या एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा, यहाँ x आवेगा, बीच में माइनस का साइन, x से x कटेगा, ये ब्रैकेट, ये तो 1 बाई 160 ही है। इसको देखो मल्टीप्लाई करके, क्या x को x से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अच्छा x माइनस x प्लस 8, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो ध्यान दिया जाए x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 16 8 जा कितना होता है, 112 है, 128 कितना, अरे बाबा अरे बाबा, 128 128 128, तो 128 में 0 लगा दो क्योंकि 160 है, 16 8 जा 128, 0 लगा दे। अब इसी को उठा के इधर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कंपेयर टाइम से डायरेक्ट इक्वेशन बनाया है। अब उसको सॉल्व करना है तो क्या हम लोग 1280 का एलसीएम लेंगे? बोलो, 2 से लोगे, फिर 2 से लोगे, फिर 2 से, इसको मिटा देना। हमें मिडिल टर्म कितना लाना है, 8। बोलो, अच्छा ये पता चलता है तुमको जोड़ के लाना है, घटा के लाना है, ये पता चल जाता है? देखो साइन से पता चलता है, यहाँ माइनस का साइन है तो अब दिमाग में ये बात आई कि ऐड कब होगा, जब दोनों माइनस में होगा। भाई माइनस का साइन लाना है तो ऐड भी कर सकते हैं, या माइनस को बड़ा रखो प्लस को छोटा रखो तब ऐड करोगे तब भी माइनस आएगा। तो यहाँ पर डिसाइड नहीं होता, साइन मिडिल टर्म का कौन डिसाइड करता है पता है? अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव होता तो मिडिल टर्म दोनों माइनस में होता या दोनों प्लस में होता, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस। मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आना चाहिए, जोड़ोगे तो इतना आना चाहिए। मिडिल टर्म मल्टीप्लाई, क्योंकि यही तो है, मल्टीप्लाई करोगे तो सी वाला साइन आना चाहिए। तो अगर सी निगेटिव में है बेटा तो समझ जाओ प्लस माइनस आना है, अगर सी पॉजिटिव में है तो मिडिल टर्म का साइन बराबर आवेगा, दोनों प्लस में या दोनों माइनस में, प्लस में भी ऐड होगा माइनस में भी ऐड होगा। वो तो साइन देख कर, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस, अगर यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता तो तुमको मिडिल टर्म को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों माइनस में लिख के ऐड करेंगे। अगर मान लो ये मिडिल टर्म प्लस में होता और ये भी प्लस में होता तो मिडिल टर्म को प्लस करके ऐड करेंगे। लेकिन अगर ये होता, यहाँ माइनस आ गया ना तो प्लस माइनस साइन है, यानी प्लस वाला प्लस लिखा है तो प्लस वाला बड़ा होगा माइनस वाला छोटा होगा। अभी ये था, इसका मतलब माइनस वाला बड़ा होगा प्लस वाला छोटा होगा, इन दो अलग अलग साइन है। चेक करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, रोक दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 और 32 8, सही बात है। 40 माइनस में 32 प्लस में, बोलो। बस आपको मिडिल टर्म पर मेहनत करनी है कि मिडिल टर्म कैसे होगा।
लॉजिक लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मिडिल टर्म सीख जाएंगे, मिडिल टर्म से थोड़ा जल्दी बन जाता है। और नहीं मिडिल टर्म में दिक्कत आ रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए। अब क्या करेंगे बेटा, मिडिल टर्म का साइन चेंज करो। -40 क्या हो जाएगा, +40, 32 क्या हो जाएगा, -32। वर्ड प्रॉब्लम में निगेटिव आंसर नहीं आता, ऐसे भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने स्पीड मानी है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड माइनस में नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 40। अब इसको हम लोग लॉजिकल बनाते हैं। लॉजिकल कैसे, हमें टाइम निकालना है। हमने आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, होता है ना, होता है ना। तो आपने क्या सोचा, 480 किलोमीटर हमें जाना था, 480 किलोमीटर। किस स्पीड से गए हैं भाई, 40 की स्पीड से। 40 की स्पीड से गए तो हमको जाने में कितना टाइम लगा, 12 घंटा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले हम 40 की स्पीड से जा रहे थे, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड आपने 8 घटा दी, तो अब आपको 3 घंटा ज़्यादा वक्त लग रहा है। यानी अगर आप 480 किलोमीटर ही जाएंगे 32 से तो 15 घंटा लगेगा। स्पीड 8 कम कर लिया, टाइम बढ़ जाएगा। तो आप काट के देखिए, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2 से 30 कट जाएगा 15, सही बात है। स्पीड आपने 8 कम की, टाइम 3 घंटा बढ़ गया। तो हमारा आंसर सही आया है। ये क्रॉस चेक करने का तरीका था। बोल, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब बात आई स्कूल वाला तरीका। भाई स्कूल में कैसे बनावेंगे, स्कूल में ये सब काम नहीं करेंगे जो मैंने किया है अभी आपके पास, कि भाई डायरेक्ट इक्वेशन बना दो कंपेयर टाइम वाला ना। स्कूल में तो ऐसे मानेंगे एकदम स्टेटमेंट के हिसाब से कि चलो भाई डिस्टेंस है 480, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड बोला था, और शुरू में टाइम नहीं दिया है तो आप मानिए t आवर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। इक्वेशन फर्स्ट, 480 किलोमीटर हम जा रहे हैं, x की स्पीड से जाने में जो समय लग रहा है वो t घंटा है। अब क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करना है, लेकिन अब जो नई स्पीड आई है वो 8 किलोमीटर कम हो गई है। या तो कम होगी या बढ़ेगी, जैसे एज वेज क्वेश्चन में करते हैं कि पहले एज प्रेजेंट में मान लीजिए, पास्ट में होगा तो घटा दीजिएगा, फ्यूचर में जो है बिल्कुल वैसे ही बनाना है कि शुरू में स्पीड x थी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्पीड इज रिड्यूस बाय 8 आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड जैसे ही आपने कम किया टाइम बढ़ गया। क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली है। पहले x की स्पीड से जा रहे थे तो t घंटा टाइम लग रहा था, अब स्पीड कम कर लिया है तो टाइम 3 घंटा ज़्यादा, तो पहले के मुकाबले ज़्यादा लग रहा है ना। तो पहले तो t घंटा लग रहा था, अब उसके मुकाबले 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। यानी इस स्पीड से जा रहे हैं तो इतना समय लग रहा है। तो फिर वही क्वेश्चन, जितना भी समय लगे, दिस इज द टाइम, दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज स्पीड। इतना समय लगा अगर इस स्पीड से गया है 480 किलोमीटर। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड। क्या निकालना है, स्पीड का मतलब x निकालना है। तो x रहेगा इक्वेशन में, तो क्या गायब कर दें, t गायब कर दीजिए। t कैसे गायब करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट निकाल चुके हैं। t बराबर क्या लिखेंगे, 480 बटा x, t की जगह पर लिख दिया मैंने। इक्वेशन फर्स्ट में t बराबर निकाल चुके थे। यहाँ है +3, यहाँ है 480 डिवाइड बाई x माइनस 8। यहाँ के बाद इक्वेशन वही बनाएंगे जो हमने कंपेयर टाइम का बनाया था। ये +3 है, इसको यहीं पे रहने दो। ये 480 बटा x माइनस 8 रहने दो। ये वाली चीज़ प्लस वाली चीज़ इज इक्वल टू के इधर आकर हो गया 480 डिवाइड बाई x। क्या यही कंपेयर टाइम वाला इक्वेशन बनाया था डायरेक्ट? तो आपको बोर्ड के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से पहले इतना काम करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे आप कंपेयर टाइम वाले पर। एंट्रेंस में डायरेक्ट कंपेयर टाइम से बना लेंगे, या वहाँ तो ऑप्शन भी है, ऑप्शन उससे भी बना लेंगे। बहुत सारा तरीका है बनाने का। बोला जाए भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो।
अगर मान ले क्वेश्चन में तुझे टाइम बोलता निकालने को, क्या बोलता? टाइम बोलता। तो ठीक है भाई, ये बात तो हमने की ही थी और यही बात हमने की थी, इस टाइम बराबर डिस्टेंस बाई ये स्पीड, न्यू टाइम बराबर डिस्टेंस बाई न्यू स्पीड। मुझे निकालना है समय t, तो मैं क्या करूँगा, x बराबर लिखूँगा। इसको मैं सोचूंगा कि यार x बराबर है 480 बचा t, x उठकर यहाँ चला गया, t उठकर यहाँ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, t को इक्वेशन में रहने दूंगा और 480 डिवाइड बाई x की जगह पर लिखूँगा 480 बटा t माइनस 8। समझे नहीं समझे? इस पूरे को उठाकर इधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई, सिर्फ समझावेला बता रहा हूँ मैं इक्वेशन कैसे बनेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यानी 480 बटा टी माइनस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा t प्लस 3 बराबर 480। ये 480 यहीं पे रहेगा, ये पूरा पार्ट जो डिनोमिनेटर का है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप चाहो तो या तो शुरू में एलसीएम ले सकते थे, या अब एलसीएम ले लो, या कुछ मत करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ज़रा सोचो, टी कट जाएगा क्या? इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? 480। ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ नीचे टी था, मल्टीप्लाई ऊपर टी कट गया। 480 बटा टी को टी से कर चुके, अब ये 480 बटा टी को 3 से करना है, तो प्लस 480 इंटू 3 बाई टी, इसको इससे कर लिया। अब क्या करेंगे, इस माइनस 8 को t से करेंगे, माइनस 8t, फिर इस माइनस को इससे करेंगे, माइनस 24 बराबर 480, 480 कट गया। एकदम आसान है, बस इक्वेशन बना के सॉल्व करना भाई। तो अब आप देखो, यहाँ पूरा t आ जाएगा, ये माइनस 24 को चाहो तो इज इक्वल टू के इधर रखो, इधर खाली t रखो, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनेगा टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, एलसीएम लेने पर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाँ या ना, ये काम कर सकते हैं हम। या अगर टाइम निकालने में दुश्वारी आती है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ टाइम, क्योंकि ओलंपियाड वगैरह में स्पीड ना निकलवा कर टाइम निकलवाता है। क्या निकलवाता है? अरे बोलो ना, क्यों निकलवाता है? क्योंकि टाइम के लिए बहुत अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और बच्चे जो दिमाग वाले हैं वो ऐसे ही चले जाएं, मैं मना करता हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, आप भी सोच सकते थे इसलिए बता रहा हूँ मैं ऐसे, लेकिन मैं मना करता हूँ। क्यों मना करता हूँ? जो तुम्हारा एकेडमिक है या एएमयू जामिया इस तरह के एंट्रेंस है जो थोड़े आसान लेवल के एंट्रेंस माने जाते हैं, वहाँ तो स्पीड ही निकालने को कहता है। तो आपकी प्रैक्टिस स्पीड पर है, तो आप स्पीड ही निकालो, आप स्पीड ही निकालो। जब आपने स्पीड निकाल लिया ना, तो टाइम निकालना बड़ा आसान हो गया। अरे 480 बटा 40 समय आ गया, क्या ज़रूरत है कि हम इसको टाइम कन्वर्ट करके टाइम ही कैलकुलेट करें। स्पीड निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत बन जाता है। टाइम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इक्वेशन थोड़ा मुश्किल बन रहा है, और उसके बाद जाकर आप निकालेंगे टाइम, वहाँ भी वैसे ही आएगा। मैं तरीका बता चुका हूँ, घर पर ट्राई करें, इससे भी आएगा। और मैंने जब क्रॉस चेक किया था तो बताया था कि शुरू में 40 की स्पीड से चले तो 12 घंटा, और जब हमने स्पीड 8 कम कर लिया यानी 32 कर लिया, तो यही 480 जाने में 15 घंटे का समय लग रहा है। तो वो जो भी टाइम पूछ ले तुमरे से, शुरू का टाइम पूछे या 3 घंटे बाद वाला टाइम पूछे कि चलो भाई स्पीड कम कर लिए थे तो अब कितना टाइम लग रहा है, जो 3 घंटा ज़्यादा लगा है वो वाला टाइम बताइए, तो आप कोई भी टाइम आराम से निकाल सकते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, समझ में आया ना आया? तो आप स्पीड निकाल कर टाइम निकालिए, वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर डायरेक्ट टाइम भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट टाइम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है बनाने में, थोड़ा इक्वेशन ज़्यादा लग जाता है, लेंदी प्रोसेस होता है। इज़ इट ओके? ठीक।